हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर लकी आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सार्थक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम यहाँ किस लिए मिल रहे हैं? हम मिल रहे हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यानी जो सेकंड ग्रेड का आपका टीचिंग एग्जाम होता है उसके सिलेबस एनालिसिस के लिए, पाठ्यक्रम विश्लेषण के लिए। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान का आपका पोर्शन है, कितने क्वेश्चन रहते हैं इसमें? आपके 40 मार्क्स रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं जीके वाले पेपर में, यानी फर्स्ट पेपर में ये आपका आता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब कंप्लीट सिलेबस की अगर मैं बात करूं, यहाँ जो आपका सिलेबस है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सिलेबस जो है उसमें टोटल ये मेंशन किया है। आपको जो मेजर टॉपिक्स हैं वो ये हैं: एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं, एक यूनिट है उसकी। वैसे आपका पूरा सिलेबस जो है वो लिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान से ही, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर एक यूनिट जिसमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ही पढ़ना है, एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में, ये कैसा है ये पढ़ना है, वो आपकी पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट है आपकी डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता के विकास के बारे में ये यूनिट है, ठीक है। देन नेक्स्ट यूनिट है अधिगम या लर्निंग के बारे में। चौथी यूनिट जो आपकी आएगी, चौथी यूनिट जो आपकी आएगी वो है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के बारे में। ये सारे नाम जाने पहचाने हैं। अगर आपने कभी भी थोड़ा भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एबीसी थोड़ा भी देखा है, पढ़ा है, कोई भी एग्जाम दिया है, या इनफैक्ट आपने बीएड किया है, आपने आपका एसटीसी किया है, तो भी आपको ये सारे नाम एटलीस्ट जाने पहचाने लग रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आपकी बुद्धि और सृजनात्मकता के बारे में है। अगली यूनिट का नाम है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और लास्ट यूनिट में दिए हैं कुछ रैंडम टॉपिक्स जिसको मेंशन किया है: कॉन्सेप्ट्स एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, या शिक्षा में अवधारणा और इसके निहितार्थ। ठीक है, हम वन बाय वन इन सभी यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि हर यूनिट में क्या मेंशन किया गया है, क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यूनिट्स वन बाय वन। पहली यूनिट जो हमारी है, ये है यूनिट वन। पहली यूनिट जो हमारी है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखो, ये अपने आप में एक विषय है, जैसे कई सारे विषय होते हैं ना, हिस्ट्री एक विषय है, साइकोलॉजी एक विषय है, आपका ज्योग्राफी एक विषय है, विज्ञान एक विषय है, अंग्रेजी एक विषय है, कई सारे अलग अलग विषय होते हैं। तो मनोविज्ञान अपने आप में विषय तो है ही, इसकी फिर कई सारी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। उनमें से ही एक ब्रांच, एक शाखा का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। इस एजुकेशनल साइकोलॉजी की यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो कुछ पॉइंट्स आप देखिए: अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता। ये तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं, अर्थ, क्षेत्र, उपयोगिता। तो एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में इसका क्या अर्थ है, इसका स्कोप क्या है? क्षेत्र या स्कोप का अर्थ ये है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, दायरा कह सकते हैं आप, क्षेत्र कह सकते हैं। तो इस विषय का क्या दायरा है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। आफ्टर दैट इसकी उपयोगिता क्या है, इसके क्या यूजेस हैं, कहाँ ये उपयोग आता है। शिक्षक के लिए कक्षागत परिस्थिति में उपयोगिता की भी हम बात करते हैं, तो विशेषकर उपयोगिता कहाँ पर, किस क्षेत्र की उपयोगिता की बात हो रही है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता कहाँ पर? कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, यानी क्लासरूम सिचुएशन में। कौन उपयोग में लेगा शिक्षा मनोविज्ञान को? तो आपको याद रखना है कि एक टीचर, एक जो हम कहें कि शिक्षक बनने जा रहा है व्यक्ति, उसे शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसे एक शिक्षक के रूप में एजुकेशनल साइकोलॉजी को, शिक्षा मनोविज्ञान को उपयोग में लेना होगा, ठीक है। तो ये पहली यूनिट इंट्रोडक्टरी यूनिट है, विषय की समझ बनने के लिए। ये यूनिट ऐसी है कि आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में, कई सारे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस यूनिट से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये यूनिट अपने आप में इंट्रोडक्टरी है, विषय की समझ बनाने के लिए यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, और यहाँ से काफ़ी सारे अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेटली जब हम कोर्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना होगा। उसके बाद
अगर मैं बात करूँ सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर या अधिगमकर्ता का विकास। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर लिखा गया है, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड लिखा जाता तो भी वही बात होती, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट लिखा जाता, छात्र का विकास लिखा जाता तो भी वही बात होती। लेकिन यहाँ नज़रिए की बात है कि एक शिक्षक के रूप में आप जब अपने छात्रों को देखें तो आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए? आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि ये जो आपके सामने बैठे हैं, ये लर्नर्स हैं, ये सीखने आए हैं, ठीक है? हम छात्र भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, प्यूपिल भी कहते हैं, ठीक है? बट ख़ास बात ये है कि वो कौन हैं? वो लोग हैं जो आपके सामने सीखने के लिए बैठे हैं। तो इस यूनिट में अधिगमकर्ता के विकास के बारे में, लर्नर के डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना होता है। नाउ विकास में आपको क्या-क्या पढ़ना है? तो अभिवृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 2 टर्म हैं, इन्हें हमें समझना होता है। तो जनरली कभी-कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे ना, तो साथ-साथ मिलता है कि इस क्षेत्र का वृद्धि व विकास इस तरीके से, इस गति से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ जब आप मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, तो वृद्धि और विकास साथ-साथ भी उपयोग आएगा, लेकिन इसके अंतर पर जो क्वेश्चन हैं, वो बहुत सारे बनते हैं। वृद्धि क्या है और विकास क्या है? व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट? तो ये दोनों शब्दों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, फिर भी इसका क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आता है और बच्चे फिर भी गलती करते हैं। लेकिन मेरी क्लास में आपने अगर इन दोनों को अच्छे से समझ लिया, तो गलती का कोई चांस रहने वाला नहीं है। बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि विकास में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में, भावात्मक विकास के बारे में, सामाजिक और नैतिक विकास के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, इन सभी को हमें अच्छे से कवर करना होगा। बच्चों, ये सारे अलग-अलग नहीं हैं वास्तव में, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम जब फिज़िकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में हमें इनको समझना होता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने जब स्टडी किया, जब अध्ययन किए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो कुछ अलग-अलग तरीके के स्टडीज़ किए गए हैं। जैसे कुछ स्टडीज़ में सिर्फ़ फ़ोकस में रखा गया है मोरल डेवलपमेंट को, कुछ शोधों में फोकस में रखा गया है इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामयिक या भावात्मक विकास को। तो हमें वो थ्योरीज या सिद्धांत पढ़ने हैं जो इन अलग-अलग विकास के आयामों को, विकास के अलग-अलग क्षेत्रों को समझाते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। तो जब हम इनको डिस्कस करेंगे, हम बहुत सारे थ्योरिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के नाम लेंगे। जैसे हम पियाजे की बात करेंगे, हम फ्रॉयड, एरिक्सन की बात करेंगे, हम कॉलबर्ग की बात करेंगे, हम हरलॉक की बात करेंगे। ये सारे नाम हैं अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के, जिन सभी ने कार्य किया था अलग-अलग विकास के क्षेत्रों के लिए। तो बच्चों, सेकेंड यूनिट की हमारी बात हुई, अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर। थर्ड यूनिट आपकी है लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में। तो ये जो यूनिट है लर्निंग या अधिगम के बारे में, ये मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा काम की यूनिट है, प्रैक्टिकली हम कहें तो, ठीक है ना? काम की कैसे? कि भाई जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स लर्न कर रहे हैं। आप लर्निंग नहीं कर रहे ऐसा तो है नहीं, बिना लर्निंग के आप चीज़ों को समझ लेंगे, एग्ज़ाम दे लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको भी यहाँ लर्न करना है। तो आप जब लर्निंग पढ़ेंगे, अधिगम पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकली आपको भी कुछ चीज़ें लगेंगी, समझ आएँगी कि हाँ, ऐसा होता है, मैं जब सीखता हूँ, मैंने चीज़ें सीखी है तब भी ऐसा हुआ है। तो सीखने या अधिगम के अर्थ की हम बात करेंगे, इसके प्रकार, फिर अधिगम के सिद्धांतों की भी हम बात करने वाले हैं। तो क्या अर्थ हैं अधिगम के, कुछ परिभाषाएं या डेफिनेशन अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रेजेंट की है, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम अलग-अलग जो टाइप ऑफ लर्निंग है, अधिगम के कई सारे अलग-अलग प्रकार होते हैं, उनको भी थोड़ा-थोड़ा समझेंगे। बहुत डिटेल में हम हर टाइप ऑफ लर्निंग को नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे टाइप ऑफ लर्निंग, ऐसे सीखने या अधिगम के प्रकारों को हम जानेंगे।
फिर बात आती है अधिगम के सिद्धांतों की, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जैसे मैंने विकास में आपको बताया कि अलग अलग सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, वैसे ही अधिगम यानी लर्निंग के लिए बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज, सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। और खास बात यह है कि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी कहाँ से बनते हैं, अधिगम के सिद्धांतों से ही बनते हैं। तो हम सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे। सिद्धांत बहुत सारे हैं, यहाँ नाम मेंशन नहीं है। तो जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं हमें उन सबको कवर करना होगा। और कुछ खास जो हैं उनके नाम मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सिमिलरली हम बात करें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी है। सिमिलरली गेस्टाल्ट थ्योरी है, समग्राकृति जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं। इसी तरीके से स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है। बहुत सारे सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। टर्मिनोलॉजी जो होगी पूरे दौरान जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों की यूज में लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी में खासकर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बहुत महत्व रखती है। जब भी आपका पेपर बनाया जाता है ओरिजिनली अंग्रेजी में बनता है, और फिर उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो कई बार गलती रह जाती है हिंदी माध्यम वाले हम कहें बच्चों के लिए, कोई शब्द या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाता। तो आपको आदत होनी चाहिए अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी को भी देखने की। या कई बार जो इंग्लिश टर्म है वो ऐसा का ऐसा लिख दिया जाता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन की जगह क्लासिकल कंडीशनिंग पेपर में आपको देखने को लिखा हुआ मिल सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो यहाँ पर हम अधिगम के सिद्धांतों की उपयोगिता जो है उसकी भी बात करने वाले हैं। सिमिलरली अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, क्या हमने जो लर्न किया है उसका किसी रूप में ट्रांसफ़र होता है, क्या पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र या शून्य स्थानांतरण क्या हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ में। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो भी हमें जानने होंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लर्निंग की रेट को, यानी किस गति से किस दर से आप सीख रहे हैं, उस रेट को इन्फ्लुएंस करने वाली क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या कारक हो सकते हैं। एंड फाइनली हम बात करेंगे निर्मितवादी अधिगम की। इसको कई बार रचनावादी अधिगम भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इसका नाम इंग्लिश में है। ये ऐसा टॉपिक है आज के समय में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रश्न देखे गए हैं पिछली कुछ भर्तियों में इस टॉपिक से। तो आप याद रखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अपने आप में एक ऐसी अप्रोच है, एक ऐसी दृष्टिकोण है जो मॉडर्न एजुकेशन में आज के समय की जो शिक्षा है वहाँ पर अपनाई जा रही है, प्रैक्टिकली इसका उपयोग किया जा रहा है। और इसी कारण आपकी परीक्षाओं में भी यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न देखे जाते हैं। तो जब हम क्लास करेंगे, सिलेबस पूरा कवर करेंगे, तो बहुत अच्छे से बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की। ये आपका 3 यूनिट्स की बात हुई। चौथी यूनिट है हमारी पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। ये हमारा सिलेबस है पर्सनालिटी का। हम्म, व्यक्तित्व शब्द आप सभी ने कभी ना कभी सुना है। यहाँ पर्सनालिटी बहुत कॉमन है। हम कहते हैं ना कि हाँ उन व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उस ऑफिसर की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। या सोशल मीडिया पे जो ब्लॉगर्स हैं, जो हम कहें इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी पर्सनालिटी से आप लोग काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व या पर्सनालिटी आपको सिलेबस में जब दिया गया है तो आपको इसे एक साइंटिफिक मैनर में पढ़ना है। एज अ साइंस हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या अर्थ है व्यक्तित्व का या पर्सनालिटी का। सिमिलरली इसके बहुत सारे सिद्धांत, जैसे विकास के कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे अधिगम के कई सिद्धांत दिए गए हैं, ऐसे ही पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसके भी विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो उन सभी सिद्धांतों को हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मापन।
मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को असेस करना या अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ये जान पाना। मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट लगाया है, और तब वो जान पाए हैं कि हाँ, किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। कुछ ऐसे तरीके बनाए गए हैं, तो हमें उन्हें पढ़ना होगा, समझना होगा कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। अब बात करते हैं समायोजन की, एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं। तो समायोजन या एडजस्टमेंट भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक बनता है क्लास में जब हम डिस्कस करते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने कभी एडजस्ट ना किया हो। तो ये समायोजन जो हम रोज कर रहे हैं, इसे मनोविज्ञान में किस दृष्टि से देखा जाता है, कैसे इसे पढ़ा जाता है, कैसे इसे परिभाषित किया जाता है, और क्या क्या प्रकार बताए जाते हैं समायोजन के। तो समायोजन के साथ हमें रक्षा तंत्रों की, डिफेंस मैकेनिज्म की बात करनी होती है। यहाँ से भी उदाहरण के रूप में प्रश्न आते हैं या अप्लाइड फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात होती है संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग तो है ही। साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल जो यूज हैं, एक हम कहें उसकी जो उपयोगिता है, उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। सांवेगिक बुद्धि क्या है, ये संवेग और बुद्धि दोनों एक साथ कैसे मिल जाते हैं, क्यों इन्हें साथ में रखा गया है, ये सारी चर्चा हम क्लास में करने वाले हैं जब हम अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है उसका नाम है बुद्धि व सृजनात्मकता, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की जो बात है, ये हमें करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, हम जो इस काम से जुड़े हैं, वो बुद्धि का बड़ा उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। हर आदमी से जो बुद्धि प्राप्त हुई है उसका उपयोग करता है। हाँ, कुछ लोग उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर पाते हैं, कुछ लोग अपने इंटेलिजेंस को वेस्ट कर देते हैं, उतना अच्छे से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक किस प्रकार से बुद्धि के अर्थ को समझाते हैं, क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में, कैसे परिभाषित करते हैं बुद्धि को, इसी प्रकार कई सारे सिद्धांत देते हैं, कई सारे थ्योरीज प्रेजेंट करते हैं वो बुद्धि की, कि वास्तव में बुद्धि या इंटेलिजेंस क्या है। हाँ, कुछ तो है, हम कहते हैं कि भाई अगेन कि वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, उसने ऐसे से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। या कोई आपके क्लास में, लाइक आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोई बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था आपका साथी, या आप खुद भी हो सकते हैं, तो दूसरे लोग कहते थे ना, यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो क्या मार्क्स लेके आना इंटेलिजेंस है? उसी को हम बुद्धि कहेंगे। क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेना इंटेलिजेंस है? उसे हम बुद्धि कहेंगे। या बुद्धि कुछ और ही है? ये सारी चर्चा हम क्लास में करने वाले हैं। बुद्धि के भी अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग थ्योरीज प्रेजेंट किए गए हैं, वहां से भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली, जैसे हमने व्यक्तित्व के मापन की बात करी, वैसे ही बुद्धि के मापन को भी यहाँ पढ़ना है। तो मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ। बुद्धि के मापने के कई सारे स्केल्स या मापनियाँ बनाए गए हैं। आईक्यू आपने टर्म सुना होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं। तो आईक्यू कैसे मेजर किया जाता है, कैसे किसी व्यक्ति के आईक्यू तक हम पहुंचते हैं, या मनोवैज्ञानिक कैसे निकालते हैं किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि, इससे संबंधित भी कुछ चर्चा हम कक्षा में करने वाले हैं। फिर अगेन संवेगात्मक बुद्धि की बात आती है, जस्ट हमने चर्चा की थी, आई थिंक वहाँ नहीं मेंशन होगा, यहीं होगा, तो हम ऑलरेडी चर्चा इसकी कर चुके हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट आती है मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में। अब अभिप्रेरणा, मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो आज के दुनिया में बहुत ही कॉमन हो गया है, बिकॉज हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। आज जितने लोग यूट्यूब पर हैं, लगभग उनमें से मतलब आधे से ज़्यादा अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। तो वो चर्चा हम क्लास में करेंगे सारी। अभी हम बस इतना समझें कि कोई भी काम जो हम करते हैं उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है।
आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ग्रेड 2 के सिलेबस को समझ रहे हैं, सिलेबस एनालिसिस को सुन रहे हैं, तो आप मोटिवेटेड हैं। आप में कहीं न कहीं इस चीज़ की अभिप्रेरणा है कि हाँ, मुझे ये परीक्षा देनी है, इस परीक्षा को पास करना है। कोई भी काम करने के लिए अधिगम की खासकर हम बात करें तो उसमें अभिप्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मोटिवेशन को हम बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, इसके अर्थ को, इसके महत्व को जानेंगे और साथ के साथ एक टॉपिक यहाँ मेंशन है उपलब्धि अभिप्रेरक यानी अचीवमेंट मोटिवेशन। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कुछ लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरक बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों में ये उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, वो थकते नहीं हैं अचीवमेंट से। वो बिना किसी चीज़ से डरे, बिना किसी चीज़ से परेशान हुए उपलब्धियां पाना चाहते हैं। उनमें अचीवमेंट मोटिवेशन हाई होता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से कुछ लोगों में ये कम पाया जा सकता है। अगेन क्लास में हम इस बात पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, 7th यूनिट आता है किसके बारे में? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। देखो, ये शब्द व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत कॉमन है साइकोलॉजी की जब भी बात करेंगे, मनोविज्ञान की जब भी चर्चा करेंगे। देखो, हम सभी समान हैं। हाँ, आप जितने लोग भी मान लो आपने आसपास जितने लोगों को देखें, क्या हम समान हैं? हाँ, हम काफी मायनों में समान हैं, है ना? फिजिकल स्ट्रक्चर, बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर देखो, आपकी शारीरिक संरचना देखो तो समान है, ठीक है। लेकिन क्या हम बिल्कुल एक जैसे हैं? हमें अंतर नहीं है? हैं, हमें बहुत अंतर हैं। इन्हीं को हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी कक्षा कक्ष में महत्व रखती हैं। एक टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाता है तो उसे पता होना चाहिए कि सारे बच्चे बिल्कुल एक गति से सीखने वाले नहीं हैं। सबकी सीखने की गति अलग अलग होती है। सिमिलरली हम इन फैक्टर्स को भी जानेंगे, उन कारकों को भी समझेंगे जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण बनते हैं कि क्यों हम में अंतर होते हैं, क्यों हमारी सीखने की गति अलग है, क्यों हमारी रुचियां अलग हैं, क्यों हमारी क्षमताएं अलग हैं। सिमिलरली आपको स्पेसिफिकली दो चीजें लिखी गई है, प्रतिभाशाली, मंद, पिछड़े व अपराधी बालक। तो गिफ्टेड लर्नर्स के बारे में, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में हम जानेंगे। मंद या पिछड़े जो बच्चे हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सिमिलरली हम बात करेंगे जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स की, अपराधी बालकों की, कि क्या ऐसे कारण होते हैं कि कुछ बच्चे अपराध कर बैठते हैं और क्या उनके लिए शैक्षिक दृष्टि से कुछ किया जाना संभव होता है या नहीं होता है। एक अध्यापक के रूप में आप उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारी आखिरी जो यूनिट होगी, 8वीं यूनिट, उसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे एजुकेशन में इम्प्लीकेशन दी गई है कुछ टॉपिक्स की, तो आपको इन टॉपिक्स को समझना है और शिक्षा में ये कैसे उपयोगी हो सकते हैं उनको भी जानना है। कौन से टॉपिक यहाँ रखे गए हैं तो आप देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है, आत्म अभिप्रेरणा या आत्म संप्रत्यय इसको हम कहते हैं। आत्म संप्रत्यय या आत्म अभिप्रेरणा क्या है? तो हमारी अपने बारे में जो विचारधारा है, आप हर व्यक्ति अपनी एक खुद की धारणा बना के रखता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, उसी को सेल्फ कंसेप्ट कहा जाता है। तो ये आत्म संप्रत्यय या आत्म अवधारणा कैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित किया है, ये हम जानेंगे। इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स हैं, अभिवृत्ति, एटीट्यूड जिसको हम कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। अभिवृत्ति और अभिक्षमता, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। तो क्या ये सिमिलर हैं, क्या ये बिल्कुल अलग हैं, क्या ये कुछ कॉमन है, ये भी चर्चा हमें करनी होगी। तो वास्तव में एटीट्यूड तो होता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया, किसी भी चीज को देखने का हमारा नजरिया जो है उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड या अभिक्षमता हमारी क्षमताओं को इंगित करता है। तो हर व्यक्ति की आंतरिक क्षमता जो उसे प्राप्त हुई है उसे अभिक्षमता कहा जाता है। अगेन, ये अभिक्षमता और अभिवृत्ति कैसे हेल्पफुल हैं एक टीचर के लिए,
एक टीचर को क्या बच्चे की अभिवृत्तियां या अभिक्षमताएं पता होनी चाहिए, और यस अगर पता होनी चाहिए तो वो कैसे हेल्पफुल होंगी उसके अपने काम में यानी शिक्षण के कार्य में। उसके बाद एक और टॉपिक जो यहाँ है वो है रुचि, हैबिट्स और साथ ही है आदत। हैबिट्स एंड जो रुचि इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, आदत और रुचियाँ या इंटरेस्ट एंड हैबिट, ये बहुत ही हम कहें कि इंटरेस्टिंग से टॉपिक है। इंटरेस्ट को पढ़ना तो इंटरेस्टिंग होगा ही, एंड ऐसे ही हैबिट्स या रुचियों को भी हम बहुत अच्छे से जानेंगे कि हाँ कैसी कैसी रुचियाँ लोगों की हो सकती हैं। रुचि का भी अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने किया है, तो क्या जाना है इस बारे में ये सब हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक दिया है सोशल स्किल्स या सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल क्या है, कैसे ये सामाजिक कौशल बच्चों में हम डेवलप कर सकते हैं, या क्या महत्व रखते हैं ये सामाजिक कौशल बच्चों के ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट में, बच्चों के चहुमुखी विकास में इनका क्या योगदान है, ये भी हमें जानना है। और खासकर शैक्षिक परिस्थितियों में सामाजिक कौशलों को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो बच्चों ये 8 यूनिट्स होती हैं आपकी, जो हमने अभी अभी डिस्कस करी। इन 8 यूनिट को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ आ सकते हैं। हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द। मैं डॉक्टर लकी आहूजा आपको ये भरोसा दिलाती हूँ कि मनोविज्ञान के ये जो 20 प्रश्न हैं आपके, निश्चित ही ये 20 के 20 आप टारगेट करेंगे। इन 20 के 20 को आप सही कर सकते हैं यदि आप जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ आने वाली क्लासेस में उन चीज़ों को समझते हैं, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी उनको अच्छे से कर पाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ आसान तो नहीं है डेफिनेटली, नहीं तो हर कोई 20 के 20 प्रश्न हल कर लेता। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम कर ही ना पाए। तो आपको ठानना है, ये मन बनाना है कि हाँ हमें साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का तो एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, हम सारे के सारे क्वेश्चन सही करने वाले हैं। तो ये हमारे सिलेबस की एक हमने बेसिक चर्चा की है, एक हम कहें कि सुपीरियर सा एक एनालिसिस किया है, जिसको कि हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।